क्या हालचाल है? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना? हाँ, पढ़िए लिखिए मन से। बहुत लोग लगता है दिवाली मनाने लगा। अच्छा, मनाने दीजिए, त्योहार है, मनाएगा नहीं तो कैसे होगा? त्योहार है, मनाना भी तो जरूरी है। तो चलिए अपने क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल के सेशन में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है लौदी वंश तक हम लोग देख चुके हैं। यानी विशेष तौर पर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक शासक बने हैं, उसके विषय में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को आगे देखना है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को आगे हम लोगों को देखना है। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, जैसा कि आपने स्टार्टिंग से लेकर, शुरू से लेकर आज तक जो इतिहास पढ़ा है, उसमें आपको एक चीज नजर आएगा। किसी भी साम्राज्य के अंतर्गत जो शासन के उच्च स्तर पर बैठे होते हैं वो आपको राजा होते हैं। राजा किसी भी साम्राज्य के अंतर्गत, किसी भी साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत शीर्ष पर राजा बैठे होते हैं। और जो सल्तनतकालीन राजा थे, सल्तनतकालीन राजा को सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान सुल्तान कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन के सर्वोच्च स्थान पर सुल्तान बैठे हुए थे और सभी प्रकार के निर्णय अंतिम तौर पर सुल्तान के द्वारा ही लिए जाते थे। सभी प्रकार के निर्णय अंतिम तौर पर सुल्तान के द्वारा लिए जाते थे और सुल्तान का जो निर्णय होता था वही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता था। जो सुल्तान का निर्णय होता था वही निर्णय जो है आपको अंतिम निर्णय माना जाता था। सुल्तान को जैसे आज राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, उस मंत्री परिषद के सलाह एवं सहयोग से ही राष्ट्रपति काम करते हैं, उसी प्रकार से सल्तनत काल के अंतर्गत सुल्तान को सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। सल्तनत काल के अंतर्गत सुल्तान को जो सलाह एवं सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होता था, उस मंत्री परिषद की अगर हम बात करें तो उस मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। तो ध्यान से सुनिएगा आप यहां पर, जैसे आज राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए आज का राजा मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद है जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। और मंत्री परिषद में अलग अलग विभाग, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री, रेलवे मंत्री, उद्योग मंत्री इत्यादि इत्यादि है। उसी प्रकार से सुल्तान को सल्तनत काल में सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होता था, उस मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहते थे। आज के मंत्री परिषद को आप देखिए, आज के मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, उद्योग मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, मंत्री कौन बन सकता है? मंत्री वो बन सकता है जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य। मतलब आज के जो मंत्री लोग हैं वो कहां बैठते हैं? तो आज के मंत्री लोग जो है लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं। लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, उनकी बैठक लोकसभा राज्यसभा में होती है। उसी प्रकार से जो मजलिस ए खलवत था, मजलिस ए खलवत की बैठक जहां हुआ करती थी उसे मजलिस ए खास कहा जाता था। मजलिस ए खलवत की बैठक जहां हुआ करती थी उसे मजलिस ए खास कहा जाता था। मजलिस ए खास कहा जाता था, अर्थात मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत यानी मंत्री परिषद की बैठक हुआ करती थी। और यहां पर अलग अलग विभाग के लोग, अलग अलग विभाग से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित होते थे और उपस्थित होने के बाद अपने कार्यों को आगे बढ़ाते थे, सुल्तान के समक्ष प्रस्ताव रखते थे। तो अगर हम सुल्तान की बात करें तो सुल्तान के बाद और भी कई सारे पद थे जो काफी महत्व का था। अगर हम सुल्तान की बात करें तो सुल्तान के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पद था वह नायब का पद था। नायब का पद था, नायब को उप सुल्तान कहा जाता था। जो नायब था, नायब को उप सुल्तान कहा जाता था। नायब को उप सुल्तान कहा जाता था, उप सुल्तान नायब को कहा जाता था। और सुल्तान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद नायब का पद ही था। सुल्तान के बाद अगर कोई निर्णय लेने को सबसे ज्यादा सक्षम होता था तो वह आपको नायब होता था, नायब होता था। कई सारे सुल्तानों का तो शासनकाल आप ऐसा भी देखेंगे जिसमें आपको सभी प्रकार के निर्णय नायब के द्वारा ही लिए जाते थे। जैसे कि हम आपको स्पेशली बता दें, नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, नासरुद्दीन महमूद के, हाँ सही है, नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में एक नासरुद्दीन महमूद, एक नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, दोनों अलग अलग है। नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में नायब के पद पर बलबन था और सभी प्रकार का निर्णय बलबन ही लिया करता था, बलबन ही लिया करता था। बस नासरुद्दीन महमूद नाम मात्र का सुल्तान था। तो सुल्तान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद जो है आपको नायब का पद था, इसे उप सुल्तान भी कहा जाता था। इसके बाद अगर हम तीसरा महत्वपूर्ण पद को देखें तो जो तीसरा महत्वपूर्ण पद है वह आपको वजीर का पद था। तीसरा महत्वपूर्ण पद जो है आपको वजीर का पद था। और जो वजीर है आज के प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री की तुलना वजीर से की जाती थी। आज के प्रधानमंत्री या आज के वित्त मंत्री, आज के प्रधानमंत्री या आज के वित्त मंत्री की तुलना जो है आपको किससे की जाती थी? वजीर से। किससे? वजीर से। और ध्यान दीजिएगा, मतलब वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। अब देखिएगा अलग अलग, और वजीर का पद काफी महत्वपूर्ण पद था। वजीर का पद काफी महत्वपूर्ण पद था और वजीर के पद के महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके अधीन जो है ना पैसा होता था, पैसा, रुपया पैसा, समझ, रुपया पैसा इसी के अधीन होता था। इसलिए यह पद महत्व का पद हो गया था। और अलग अलग सुल्तान के समय अलग अलग लोगों को वजीर के पद पर बिठाया गया था। जैसे कि आपको इल्तुतमिश के समय वजीर के पद पर जुनैदी था, अलाउद्दीन खिलजी के समय नुसरत खां और मलिक काफूर था।
सिकंदर लोदी के समय मियां भुआ था, और इस वजीर के पद पर सुल्तान अपने सबसे विश्वसनीय लोग को बैठाता था। वजीर के पद पर जो सुल्तान होते थे वो अपने सबसे विश्वसनीय लोग को जो है वजीर के पद पर बैठाया करता था। वजीर के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण पद था, अगला महत्वपूर्ण पद था, जो भी आपका नंबर हो से हमको कोई मतलब नहीं है, अगला महत्वपूर्ण पद था दीवान ए रसातल। दीवान ए रसातल, जो दीवान ए रसातल था, ये आपको विदेश मंत्री को कहा जाता था। विदेश मंत्री, समझिए, विदेश मंत्री, विदेश विभाग के मंत्री को जो है दीवान ए रसातल कहा जाता था। विदेश मंत्री को दीवान ए रसातल कहा जाता था। इसके बाद आपको काजी उल कुजात, काजी उल कुजात न्याय मंत्री को कहा जाता था। न्याय मंत्री को काजी उल कुजात कहा जाता था। फिर खजीन, कोषाध्यक्ष को खजीन कहा जाता था। इसके बाद जो है आपको सद्र धार्मिक दान विभाग के प्रधान को धार्मिक एवं दान विभाग का जो मंत्री होता था, समझ गए, उसी को सद्र कहा जाता था। सद्र कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये तमाम महत्वपूर्ण विभाग थे, जैसे आज गृह विभाग, रक्षा विभाग, विदेश विभाग, वित्त विभाग, यही ना 4-5 महत्वपूर्ण विभाग है जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, जो है ये आपको कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे जिसका महत्व था। जैसे आज इन विभागों के अलावा कहने के लिए तो 50 से अधिक विभाग है, लेकिन उन विभागों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। वैसे ही दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभागों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर महत्व की हम बात करें तो महत्व का यही 3-4-5 विभाग है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो कई सारे और भी अधिकारी मिलेंगे, जो कई सारे और अधिकारी मिलेंगे। उन अधिकारियों में दीवान ए आरिज जो है आपको सैन्य विभाग के प्रधान को कहा जाता था, अर्थात सेनापति को कहा जाता था। सेनापति को जो है दीवान ए आरिज कहा जाता था। इसके बाद आपको बरीद ए मुमालिक या मुमालिक ए बरीद भी कहीं पर दे देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बरीद ए मुमालिक या मुमालिक ए बरीद दोनों एक ही बात है। तो बरीद ए मुमालिक या गुप्तचर विभाग का प्रधान था। इसके बाद जो है आपको सहना ए पिल हाथियों की सेना का प्रधान था। हाथी, समझिए, हाथी की सेना का प्रधान था। फिर जो है आपको अमीर ए आखुर, ये जो है आपको अश्वशाला का प्रधान था। किसका प्रधान था? अश्वशाला का प्रधान था। फिर आपको सहना ए मंडी की हम बात करें तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू करता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आवश्यक वस्तुओं के दाम को फिक्स कर दिया था, निर्धारित कर दिया था, तो उस पर नियंत्रण रखने का काम किया करता था। मतलब कोई व्यापारी जो है ज्यादा दाम में वस्तुओं को ना बेचे, कोई व्यापारी कम नहीं वजन तोले, इसको लेकर के जो है आपको सहना ए मंडी के द्वारा काम किए जाते थे। और इसके बाद जो है आपको और भी कई सारे विभाग थे, जैसे कि एक कोतवाल नामक अधिकारी की भी चर्चा देखने को मिलती है। तो जो कोतवाल है, अगर हम कोतवाल की बात करें तो शहर के भीतर जो शांति व्यवस्था को कायम करने वाले अधिकारी होते थे, उन्हीं को कोतवाल कहा जाता था। आप याद कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर विश्व विजय अभियान को छोड़ दिया, और आपको नया धर्म चलाने की जो सोच थी उनकी, उसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने छोड़ दिया। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कोतवाल किसे कहा जाता था, सहना ए मंडी किससे संबंधित था, अमीर ए आखुर किससे संबंधित था, सहना ए पील किससे संबंधित था। ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक मुहतसिब नामक अधिकारी आएगा। मुहतसिब अधिकारी की चर्चा जो है आपको दिल्ली सल्तनत में भी मिलेगा और मुगल काल में भी मिलेगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मुहतसिब अधिकारी की चर्चा हो या मुगल काल के अंतर्गत मुहतसिब अधिकारी की चर्चा हो, ये लोक आचरण अधिकारी जो आपके कैरेक्टर को जो है जज करता था कि आप सही हैं या आप गलत हैं, उसी को मुहतसिब कहा जाता था। तो मुहतसिब की हम बात करें तो लोक आचरण अधिकारी, मुहतसिब जो है आपको लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। लोक आचरण अधिकारी को जो है मुहतसिब कहा जाता था। तो ये तो आपको प्रमुख विभाग हुए, और उनसे संबंधित अधिकारी को क्या कहा जाता था, ये बात हुई। इसके अलावा अब देखिएगा कि आपको दिल्ली सल्तनत के जो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर सिकंदर लोदी तक सुल्तान हुए, उस सुल्तान के द्वारा अलग अलग विभाग का निर्माण किया गया। जब हम आपको सुल्तान के विषय में पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी इस बात की चर्चा किए थे, और अभी यहां पर भी हम इस बात की चर्चा कर देते हैं। देखिए, कुछ चीज ऐसा होता है, जैसे जीवन में जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, इसलिए हम दिन रात 2 टाइम खाते हैं, कम से कम 2 टाइम खाते हैं। वैसे ही कुछ चीज ऐसा होता है जो आपके कंपटीशन के लिए संजीवनी बूटी होता है, वो आपके तैयारी में जान फूंकता है, वो चीज याद रहता है, तो आप परीक्षा में क्वेश्चन बना करके आते हैं। तो ये जो विभाग है, जैसे दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तिहाद, दीवाने खैरात, दीवाने रियासत, दीवाने अर्ज, दीवाने कोही, दीवाने मुस्तखराज, ये सब जो विभाग है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा। घटनाचक्र की पुस्तक है, हम आपको घटनाचक्र ही पकड़ाए हुए हैं। घटनाचक्र की पुस्तक आप जाकर के देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर प्रशासनिक व्यवस्था से प्रश्न आया है तो ये जो 4-5 विभाग है ना, आप देखिएगा, इस प्रश्न को ग्रुप डी भी पूछा है, रेलवे एसएससी भी पूछा है, पीसीएस भी पूछा है, दरोगा भी पूछा है, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सब परीक्षा ने इस प्रश्न को पूछा है, और आपका बिहार दरोगा भी पूछा है। आप याद कीजिए, पिछले दिनों दीवाने कोही आपसे पूछा गया था, दीवाने कोही। तो ये जो विभाग है ना, हमको पूरा पता है कि हमने आपको सुल्तान को पढ़ाने के दौरान हमने आपको बताया था, लेकिन अभी फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, अभी हम फिर बता रहे हैं आपको। तो अब देखिएगा, कुछ प्रमुख विभाग है, किस सुल्तान ने उस विभाग का सृजन किया, और किस विभाग का संबंध किससे है, तो इसको एक बार जो है फिर से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यह परीक्षा के लिहाज से जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर कि आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभाग, संबंधित और सुल्तान। तो अब देखिएगा आप, यानी स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले बलबन के द्वारा एक विभाग का निर्माण किया गया था, और बलबन के द्वारा जिस विभाग का निर्माण किया गया था उसे हम लोग दीवाने अर्ज, और दीवाने अर्ज का संबंध है सैन्य क्षेत्र से या सैन्य विभाग से। किससे है? सैन्य विभाग से है। और बलबन ने किया था। किसने किया था? आपको बलबन ने किया था। इसके बाद आगे है आपको दीवान ए मुस्तखराज।
वित्त से संबंधित विभाग था। किससे? वित्त से संबंधित विभाग था। इसका सृजन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके बाद जो है आपको दीवाने मुस्तखराज के बाद दीवान ए कोही, दीवाने कोही, और दीवाने कोही जो है आपको कृषि विभाग, दीवाने कोही कृषि विभाग। और इसकी शुरुआत किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद एक है दीवाने रियासत, समझ गए? दीवाने रियासत, दीवाने रियासत, इसका संबंध कौन चीज से है? तो एक तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा विद्रोह किस सुल्तान के शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था। अब जब सबसे ज्यादा विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो विद्रोह को दबाने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा? निश्चित तौर पर करेगा। तो जो आपको मोहम्मद बिन तुगलक था, वो अपने शासनकाल में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए दीवाने रियासत नामक नया विभाग का निर्माण किया था। दीवाने रियासत नामक नया विभाग का निर्माण किया था। तो दीवाने रियासत नामक नए विभाग का निर्माण एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्यों किया था? तो विद्रोह को, अपने शासनकाल में हो रहे विद्रोह को दबाने के लिए किया था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक प्रकार का विद्रोही विभाग था, विद्रोह को दबाने वाला विभाग था, विद्रोह को दबाने वाला विभाग था। इसके बाद जो है आपको दीवाने खैरात, ये आपको दान विभाग था। इसका निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिर दीवाने बंदगान की हम बात करें तो जो दीवाने बंदगान है, यह आपको दास विभाग था। सबसे ज्यादा दास किसके दरबार में? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। तो स्वाभाविक सी बात है कि दासों की देखभाल कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान के बाद दीवाने इस्तिहाक, और जो दीवाने इस्तिहाक है, यह किससे संबंधित विभाग है? पेंशन से संबंधित विभाग है। और इसका भी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो अब आप देखिएगा, ये तो हम आपको ये बताए हैं अभी तक दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये तमाम विभाग थे। उन विभागों के अलावा सुल्तानों ने शासन करते हुए अपने सिचुएशन के मुताबिक, अपने परिस्थिति के मुताबिक अलग अलग विभाग को स्थापित किया। सुल्तानों ने देखा जरूरत किस चीज की है, सुल्तानों ने जरूरत को देखा और जरूरत के मुताबिक संबंधित क्षेत्रों को लेकर सुल्तानों ने अलग अलग विभाग का निर्माण करवाया। ठीक है, तो अब जो है यहां तक एक बार चीजों को हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रशासन है, इसमें ज्यादा बता देंगे, बाद में याद करवाएंगे तो थोड़ा सा याद कम होगा आपको, इसलिए जो है एक बार हम लोग इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, कहानी रहता है, सुल्तान सब के विषय में जानना रहता है, उसमें एक साथ भी पढ़ा देते हैं पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ज्यादा पढ़ाएंगे ना एक साथ, याद नहीं करवाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो यहाँ तक चीजों को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और इसके बाद पुनः आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन के शीर्ष पर कौन होता था? सुल्तान होता था। सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए जो मंत्री परिषद होता था, उस मंत्री परिषद को क्या कहा जाता? मंत्री परिषद को मजलिस ए खलबत। अच्छा, मजलिस ए खलबत की बैठक कहां होती थी? मजलिस ए खास में हुआ करती थी। सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण पद, दूसरा नायब के पद पर था। नायब को क्या कहा जाता? नायब को, अच्छा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री को क्या कहा? वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, न्याय मंत्री, धार्मिक एवं धर्म एवं दान विभाग के पद, सेनापति, गुप्तचर, हाथी के सेना के प्रधान, अश्वशाला के प्रधान को, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली के शहर में शांति व्यवस्था, लोकाचरण अधिकारी। अच्छा, दीवाने अर्ज किससे संबंधित हुआ? इसका गठन किसने किया था? दीवाने मुस्तखराज। गठन किसने किया? दीवाने कोही। गठन किसने किया था? दीवाने रियासत। गठन किसने किया था? दीवाने खैरात। गठन किसने किया? दीवाने बंदगान। गठन किसने किया? दीवाने इस्तिहाक। गठन किसने किया? फिरोज शाह। तो ये विभाग सब कुछ समझ में आ गया ना? यहां से आगे बढ़े ना? चलिए, अब देखिएगा, हाँ क्या हुआ? ओ, फिरोज शाह तुगलक। चलिए, अब आगे आते हैं। कल का मैच तो काफी शानदार हुआ क्या जी? कभी इंडिया कभी पाकिस्तान, लग रहा था इंडिया जीतेगा, कभी पाकिस्तान। मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट, रऊफ के गेंद पर लगातार 2 मारा गया छक्का विराट कोहली, एक सीधे स्टेट में और इधर एक लॉन्ग ऑन में। लोगों के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं अपने एक कर्म से। सबसे बेस्ट मोमेंट वही था। और जब एक बात बताइए, जब बुमराह पिटा रहा है तो हर्षल पटेल का क्या होगा? हर्षल पटेल का मोरल तो ऐसे ही डाउन हो जाएगा। जैसे आप इस बात को समझिए, जैसे कि आपके लॉज में टॉपर स्टूडेंट है, टॉपर का भी हाथ होगा, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तो आपका मोरल तो आधा ऐसे ही डाउन हो जाएगा। टॉपर है, इसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? यानी रऊफ के गेंद को जो छक्का मारा कोहली, 5वां और 6ठा गेंद को, पूरा पाकिस्तानी टीम का मोरल वहीं पे डाउन हो गया। जब रऊफ को नहीं छोड़ा तो इन नवाज को क्या करे? मतलब आपने मैच जिताया तो आप बहुत बेहतर है, आप आउट होकर के चले गए तो आप बहुत खराब है। तो इंसान गिरगिट हो गया, समझे? चलिए अब आते हैं आगे। लड़की लोग सब तो भागी गई थी क्या? आप लोग नहीं देखते हैं मैच? बकलोल भी सब मैच देखिए। चलिए अब आगे आइए, आगे देखिए। आपको इसके बाद जब नोट में देखेंगे तो नोट में इक्ता व्यवस्था होगा, इक्ता व्यवस्था के बाद सैन्य व्यवस्था होगा, सैन्य व्यवस्था के बाद भू राजस्व होगा, फिर कर होगा, और कर के बाद स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के बाद जो है सिक्का, सिक्का के बाद संगीत और साहित्य,
इन सभी चीजों की चर्चा होगी। तो इन सभी चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है, अब हम लोगों को क्या क्या देखना है, तो अब हम लोगों को एक एक करके इक्ता व्यवस्था को देखना है। इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था के बाद सैन्य व्यवस्था, और सैन्य के बाद क्या है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थ के बाद क्या है, कर, कर प्रणाली, कर प्रणाली के बाद स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के बाद सिक्का, सिक्का के बाद संगीत, और सिक्का के बाद संगीत और साहित्य, संगीत और साहित्य। तो इन तमाम चीजों को जो है एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, इन चीजों को हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे। आज सुबह में तो जानते हैं, इसको कॉल लगा रही थी, कॉल नहीं उठा रहा था, हमको लगा अब क्लास होगा कि नहीं होगा, बड़ी स्थिति गड़बड़ कर देता है। जानते हैं सब स्टाफ सब बोला कि हम छठ में घर जाएंगे, सब स्टाफ सब बोला ठीक है कि हम छठ में घर जाएंगे, और सबको बोले थे कि छठ में घर जाइएगा तो छठ से पहले कपड़ा दिला देंगे। तो हम सोचे दिवाली है, उससे पहले एक दिन कपड़ा दिला देते हैं, सबको कल रात में कपड़ा दिला दिया और सब रात में भाग गया, समझे। मन हमको हो रहा था कि खरना के रोज उसको कपड़ा दिला, कपड़ा नहीं दिलाते नहीं भागता, कपड़ा रात में दिला दिया, सब भाग गया। 9:30 बजे ऑफिस खुला है, वो एगो लड़का आया है रोशन सिंह, ठीक है रोशन सिंह है वो, हाँ एगो इसके विषय में पता था कि हाँ ये है, तो क्लास तो इसी पे डिपेंड करता है। हमको कुछ ना था, हम सब सिर्फ पढ़ाते हैं, हमको कुछ ना था, यही सब चीज करता है। इसको फोन लगा रहे थे 9 बजे से, इसको फोन लगा रहे थे, 9:45 बजे मेरा फोन रिसीव किया, गोरा बेच के सुतल था। हमको लग रहा था कि अब हमको मैसेज ना करना पड़े, लेकिन फिर इससे बात हुआ तो लगा कि हाँ क्लास हो जाएगा, समझे। तो अब देखिएगा, है मिठाई का ऑर्डर नहीं किया है जी, विद्यार्थी सबको महाराज नोट दिए हैं, सामने आएगा, बहुत लोग आएगा, मिठाई का व्यवस्था। रोशन आ गया होगा हमको लगता है, रोशन को बोल दीजिए, कर देगा, ठीक है। चलिए अब आगे आइएगा, आप लोग को कल बंटवा देंगे, लड़की लोग को कल दे देंगे, लड़की लोग को हमको पता है सामने नहीं आएगी, आप लोग को कल मिल जाएगा, कल ठीक है, आप लोग को बंटवा देंगे। आप लोग सब लोग आ जाइएगा सामने, सामने नहीं आइएगा, कल ले। इसमें होगा कुछ लोग जो है समूह में आके खा लेगा, कल खा ले। अच्छा ठीक है, मिठाई खिलाएंगे, बोले नहीं खिलाएंगे तो खिलाएंगे, विश्वास रखिए हम खिलाएंगे, ठीक है। आइए आइए, यहाँ पे आइए ना, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। इक्ता व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली, स्थापत्य कला, सिक्का, संगीत और साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सैन्य व्यवस्था को समझते हैं, क्योंकि जब आप सैन्य व्यवस्था को समझने के बाद इक्ता व्यवस्था पर जाएंगे ना, तो इक्ता व्यवस्था को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप सैन्य व्यवस्था को समझिएगा। सैन्य व्यवस्था देखिए, सल्तनत कालीन जो सैन्य व्यवस्था था वह आपको मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित था। मंगोलों के दशमलव प्रणाली, कैसे हम कह सकते हैं कि मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित था? तो देखिए, हम इसलिए कह सकते हैं कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, क्योंकि 10 अश्वारोही बराबर एक सर एक खेल, एक से सर एक खेल। यहां पर रुकेंगे थोड़ा सा। देखिए, जैसे आज जो हमारी सेना है, आज हमारी सेना को 3 वर्गों में बांटा गया है, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, थल सेना, वायु सेना, नौ सेना। वैसे ही सल्तनत काल के अंतर्गत 3 प्रकार का सेना हुआ करता था। अश्वारोही यानी घोड़ा वाला सैनिक, गजारोही हाथी वाला सैनिक, और पैदल सैनिक, और पैदल सैनिक। तो अश्वारोही, गजारोही, पैदल सैनिक। पैदल सैनिक को पायल कहा जाता था, पायल क्या कहा जाता था, पायल, पायल कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सेना कितने प्रकार का? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सेना 3 प्रकार का, सेना 3 प्रकार का, घोड़ा वाला सैनिक, हाथी वाला सैनिक, पैदल सैनिक। घोड़ा वाला सैनिक अश्वारोही, हाथी वाला सैनिक गजारोही, और पैदल सैनिक पायल। इतना बात क्लियर? अब सैन्य व्यवस्था का रीढ़ का हड्डी अश्वारोही सैनिक थे, अश्वारोही सैनिक, अश्वारोही सैनिक थे। तो अब 10 अश्वारोही, जिसके पास 10 को घोड़ा वाला सैनिक था, जैसे मान लीजिए हम हैं, हमको या हमारे पास 10 को घोड़ा वाला सैनिक है, तो हम एक सारे खेल कहलाते थे। किसी के पास 20 को घोड़ा वाला सैनिक है, 2 सारे खेल, किसी के पास 30 को घोड़ा वाला सैनिक है, 3 सारे खेल। तो 10 अश्वारोही बराबर एक सारे खेल। अब 10 सर एक खेल बराबर एक सिपाह सलार, एक सिपाह सलार। मतलब अगर कोई एक अपने आप को एक सिपाह सलार कह रहा है, मतलब उसके पास 100 को घोड़ा वाला सैनिक है, 100 को घोड़ा वाला सैनिक है, 10 सारे खेल, और एक सारे खेल में 10, एक सारे खेल में 10, तो 10 सारे खेल में 100 होगा कि नहीं होगा? समझ रहे चीजों को? ये चीज हो गया। फिर आपको एक 10 सिपाह सलार, 10 सिपाह सलार बराबर एक अमीर, एक अमीर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अमीर का मतलब क्या होता है? अमीर मुसलमानों का जो शासक वर्ग होता था उसी को अमीर कहा जाता था, अमीर कहा जाता था। तो 10 सिपाह सलार बराबर एक अमीर, मतलब एक सिपाह सलार के पास 100 को घोड़ा वाला सैनिक, 100 को घोड़ा वाला सैनिक, तो 10 सिपाह सलार 1000 घोड़ा वाला सैनिक, और 1000 घोड़ा वाला सैनिक जिसके पास है वही अमीर कहलाता था। क्या कहलाता था? अमीर। तो वो जिसके पास 10,000 घोड़ा वाला सैनिक है, 1000 घोड़ा वाला सैनिक है, तो स्वाभाविक सी बात है वो शासक वर्ग के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा? उसका महत्व होगा या नहीं होगा? निश्चित तौर पे होगा, निश्चित तौर पे उसका महत्व होगा। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अमीर का मतलब यही है। अब देखिएगा, अमीरों को कब कब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दबाया गया? अमीरों को बलबन के शासनकाल में दबाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दबाया गया। लेकिन ध्यान रहे, लोधी वंश के शासन के समय अमीरों का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया था, अमीरों का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो आपको दोनों बात याद रखना, किसके समय अमीर को दबाया गया और किसके समय अमीर का महत्व सबसे ज्यादा था।
तो लोदी वंश के समय अमीरों का महत्व सबसे ज्यादा था और बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों को दबाया था, अमीरों को दबाया था। अब 10 अमीर बराबर एक मलिक, 10 अमीर बराबर एक मलिक, वहां पर मालिक लिखा होगा, कुछ बुक मालिक भी लिखता, कुछ मलिक लिखता, मलिक होगा मूलतः। 10 अमीर बराबर एक मलिक। तो देख रहे हैं कि 10 अश्वारोही बराबर एक सरेखेल, 10 सरेखेल बराबर एक सिपासलार, 10 सिपासलार बराबर एक अमीर, 10 अमीर बराबर एक मलिक। तो दशमलव प्रणाली पर आपको नहीं लग रहा है, हाँ या ना? यही तो दशमलव प्रणाली है। फिर आपको 10 मलिक बराबर, सॉरी 10 मलिक बराबर एक खान, समझ गए, एक खान। और ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर हम सेना की बात करें तो सेना के जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे उसको खान कहा जाता था। सेना के जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे यानी जो सर्वोच्च सेनापति होता था उसको खान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खान कहा जाता था। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको जो सैन्य व्यवस्था है वह दशमलव प्रणाली पर आधारित, दशमलव प्रणाली पर आधारित। इसके अलावे अगर हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, अगर हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको सैन्य व्यवस्था को देखें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैन्य व्यवस्था की नींव इल्तुतमिश ने रखी थी। सैन्य व्यवस्था की जो नींव है वह आपको इल्तुतमिश ने रखी थी। सेना को लेकर विभाग स्थापित दीवाने अर्ज बलबन ने किया और अस्थायी सेना की नींव अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू अलाउद्दीन खिलजी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इतना बात समझ में आया? तो गौर से सुनिएगा। सैन्य व्यवस्था की नींव इल्तुतमिश ने रखी, सेना से संबंधित विभाग दीवाने अर्ज बलबन ने स्थापित किया, अस्थायी सेना की नींव अलाउद्दीन खिलजी ने रखी, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू अलाउद्दीन खिलजी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो अब देखिएगा, अब जैसे कि आज हमारी सेना है, चाहे थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना है, कोई भी सेना है, अगर वो देश की सेवा कर रहा है तो देश की सेवा के बदले वो वेतन लेता है या नहीं लेता? वेतन लेता है, वेतन लेता है। और वेतन जरूरी भी है क्योंकि अगर आप उसको वेतन नहीं दीजिएगा तो वो अपने परिवार को कैसे चलाएगा? और परिवार चलाने के लिए तो रुपया की आवश्यकता है। तो हर किसी को आवश्यकता के अनुकूल वेतन मिलना चाहिए। तो अब देखिएगा आप यहां पर चीजों को, तो जो छोटे मोटे सैनिक होते थे उन्हें वेतन दिया जाता था। लेकिन अब बताइए कि एक अमीर जिसके पास एक अमीर ना 10 एक अमीर 1000 घोड़ा वाला सैनिक, एक मलिक 10,000, एक खान 1 लाख। अब बताइए कि जिसके पास 1000 घोड़ा वाला सैनिक है, 10,000 घोड़ा वाला सैनिक है, 1 लाख घोड़ा वाला सैनिक है, उसका वेतन कितना होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सुल्तान क्या करता था? जो सुल्तान थे, सुल्तान क्या करते थे कि जो सेना के बड़े अधिकारी थे, जैसे आज सेना के जो बड़े अधिकारी होते हैं वो निर्णय लेता है, वो निर्णय लेता है, प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, बड़े अधिकारी हैं। अब जो हवलदार है, सिपाही है, वो प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके बैठक करेगा कि हमको ये करना है, वो करना है, नहीं करेगा जी। तो जो खान थे, मलिक थे, अमीर थे, ये लोग सुल्तान के साथ बैठते थे और डिसीजन लेते थे, डिसीजन मेकर थे ये सब। जब युद्ध होने लगता था उस समय तो इन लोगों को, स्पेशली अमीर, मलिक, खान, स्पेशली इन तीनों की हम बात कर रहे हैं, इन लोगों को तो वेतन दे दिया जाता था। लेकिन जो सेना के जो ऊंचे और बड़े ओहदे के अधिकारी थे उन्हें नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको एक भूभाग, एक बड़ा भूभाग दे दिया जाता था। यानी सुल्तान देख लेता था इसके पास इतना सैनिक है तो पर सैनिक को इतना वेतन, इतना सैनिक में कितना वेतन, सब चीज सुल्तान जोड़ घटाव करके अपना एक बड़ा भूभाग दे देता था, एक बड़ा भूभाग दे देता था और कहता था कि ये क्षेत्र आपके अधीन है, आप यहां से कर की वसूली कीजिए, आपके अधीन जो सैनिक है उसको आप कर दी, उसको आप वेतन दीजिए और जो बचता है शेष कुछ अपने पास रखिए, कुछ हमको दीजिए। अगर वो सैनिक अपने पास ही सब रख लेगा और सुल्तान को नहीं देगा तो उसको नहीं लगने लगेगा हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो किसी के अधीन नहीं है। तो ये सब शर्त था कि आपको हम ये भूमि दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे अधीन हैं और आप कर वसूलिए, अपने अधीन सैनिकों को वेतन दीजिए और जो बचता है कुछ खुद रखिए और हमारे राजकोष में जमा कीजिए, ताकि आपको भी यह लगे कि हम सुल्तान के अधीन हैं और सुल्तान को भी लगे कि ये हमारे अधीन है। तो बड़े और ऊंचे ओहदे के सैनिकों को जो भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता था, एक बड़ा भूभाग दे दिया जाता था, उसी को इक्ता कहा गया, इक्ता, उसी को इक्ता कहा गया, इक्ता, इक्ता। इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है हस्तांतरणीय भूमि लगान। इक्ता एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है हस्तांतरणीय भूमि लगान, हस्तांतरणीय भूमि लगान। मतलब सुल्तान अपने अधिकारी को भूमि हस्तांतरित कर रहा है, मतलब भूमि दे रहा है और उसको कह रहा है कि आप यहां से लगान की वसूली कीजिए और अपनी सेना का पालन पोषण कीजिए और हमको भी दीजिए वेतन, हमको भी जो है हमारे भी राजस्व में कुछ जमा कीजिए। तो हस्तांतरणीय भूमि लगान, इक्ता का ये अर्थ होता है। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ। इक्ता प्रथा को अगर हम देखें तो भारतवर्ष के भीतर इक्ता प्रथा की शुरुआत, भारतवर्ष के भीतर की बात कर रहे हैं हम, भारत की बात कर रहे हैं, संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं। भारतवर्ष के भीतर इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई थी आपको मोहम्मद गौरी के द्वारा। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला इक्तेदार कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। आप याद कीजिए, मोहम्मद गौरी बताए हुए हैं उत्तरी भारत को जीता था जी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों को जीता था, एकदम जीता था, एकदम जीता था। तो हरियाणा के अंतर्गत एक हासी का क्षेत्र था, हासी, जैसे बिहार में पटना का क्षेत्र है, नालंदा का क्षेत्र है, राजगीर का क्षेत्र है, फलना चिलना देखना है, समझ गए।
तो आपको बिहार के अंतर्गत पटना है, वैसे ही हरियाणा के अंतर्गत हांसी था। हांसी एक बड़ा क्षेत्र था। जब पंजाब हरियाणा दिल्ली जैसे क्षेत्रों पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया तो मोहम्मद गौरी का एक विश्वसनीय गुलाम था ऐबक, योग्य सेनापति था, बहुत योग्य था। तो ऐबक को हांसी का क्षेत्र दिया और कहा आपके पास सेना है, यहां के लोगों से कर वसूलिए, सेना का पालन पोषण कीजिए, हमको भी दीजिए। ये तो मोहम्मद गौरी की बात हो, ये तो इक्ता प्रथा की शुरुआत की बात हो गई। लेकिन अगर बात दिल्ली सल्तनत की हो तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता प्रथा की शुरुआत की। कालांतर में जाकर अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी कहा बड़ा से बड़ा सैनिक हो उसको हम वेतन ही देंगे, उसको हम भूमि नहीं देंगे। बड़ा से बड़ा सैनिक हो उसको हम भूमि नहीं देंगे बल्कि उसको हम वेतन देंगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने सभी सैनिकों से भूमि वापस ले लिया और उसको खालिसा भूमि या सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया। खालिसा भूमि या सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया और कहा सब भूमि पर सुल्तान का अधिकार है, सब भूमि पर सुल्तान का अधिकार है। जो सैनिक है सैनिकों को हम नगद वेतन देंगे, भूमि का टुकड़ा नहीं देंगे, भूमि का टुकड़ा नहीं देंगे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को बंद कर दिया। इक्ता प्रथा को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इक्ता प्रथा बंद रहा। कालांतर में जाकर के फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता प्रथा को फिर से शुरू कर दिया और फिर इक्ता प्रथा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम तक विद्यमान रहा। क्योंकि अगर हम बात दिल्ली सल्तनत की करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम महान सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हुआ। उसके बाद जो खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये सब नाम मात्र का शासक हुआ। ये सब जो है आपको नाम मात्र का शासक, नाम मात्र का। इन लोगों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था, इन शासकों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। इक्ता के पर्याय के तौर पर विलायत शब्द का प्रयोग किया जाता है। विलायत किसका? विलायत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर हम आपको वेतन दिया जाता था, नगद वेतन दिया जाता था। एक तो शुरुआती दौर में भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, बाद में जाकर के नगद वेतन दिया जाने लगा, नगद वेतन दिया जाने लगा। तो यहीं पर थोड़ा सा सिक्का के विषय में हम आपको बता देते हैं। सिक्का के विषय में यहीं पर हम आपको बताते चलते हैं। देख रहे हैं नोट में सब चीज है, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन एक दूसरे से जिसका लिंक है उसको हम पहले बताते हैं। तब इसमें आप कहिएगा सिलसिलेवार ढंग से नहीं हो रहा है, मतलब आप क्या है रतन तू तोता की तरह, तोता को मामा सिखा दिए तो मामा ही बोलेगा, दूसरा चाचा को कभी बोल नहीं सकता। और जनरल कंपटीशन में कॉमन सेंस का होना जरूरी है। आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, अगर आपके भीतर कॉमन सेंस नहीं है, नहीं निकलेगा आपसे जनरल कंपटीशन। हम लिख करके दे देते हैं, आपसे निकल जाएगा तो आप मेरे नाम पे कुत्ता पाल लीजिएगा, ठीक है। अगर आज के डेट में आपको कॉमन सेंस नहीं है, क्यों कह रहे हैं? एक बात बताइए, बीपीएससी का परीक्षा हुआ है हाल फिलहाल कुछ दिन पहले हुआ है, देखिए आप तो 10 से 12 दरोगा बैच के छात्र हैं। आप याद कीजिए कि हम ये बात बताए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक शासक बना था रामगुप्त। कुछ कहानी याद है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने बड़े भाई की हत्या कर दी, बताए हैं, कहानी समझाए थे। लेकिन हम स्पष्टतापूर्वक क्या ये बात बोले थे? आप लेक्चर को याद कीजिएगा, क्या हम स्पष्टतापूर्वक बोले थे? स्पष्टतापूर्वक हम नहीं बोले थे, हम कहानी बताए थे। हम क्या कहानी बताए थे? हम ये बताए थे जो हमारे बैच में बताते हैं। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंशावली में नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले एक अयोग्य शासक रामगुप्त बना। रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था। रामगुप्त शक से हार गया, अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंप दिया। जब यह खबर चंद्रगुप्त द्वितीय को लगी तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को भारत से बाहर कर दिया, रामगुप्त की हत्या कर दी, ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और अपने आप को शासक घोषित कर दिया। यही बात हम हर बैच में बताते हैं। आप लेक्चर जाकर देखिएगा, यही सेम टू सेम बोले होंगे। लेकिन हम ये नहीं बोले होंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के कैसे शासक है जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गति प्राप्त किया, ये बात हम नहीं बोले होंगे। लेकिन हम जो पिछला स्टेटमेंट बोले हैं, क्या उसमें इस बात का आभास नहीं होता है? तो अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं होगा तो क्या आप बना के आ पाइएगा? नहीं। अगर कॉमन सेंस होगा, हाँ मास्टर तो बोला था, ऐसा बोला था, हाँ भाई हुआ, हाँ मारो, ठीक है। तो सीधा कंपटीशन में क्वेश्चन थोड़ी रहता है जी, नहीं रहता है। आपको जो लेक्चर हम दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। और हमारा अनुभव रहा है 17 से लेकर आज तक, हमारा विद्यार्थी जो विद्यार्थी लेक्चर ध्यान से सुना, वो आकर बोला है परीक्षा के बाद, सर लेक्चर से 4 को 5 क्वेश्चन बना के आए हैं, जो सुन करके गया है लेक्चर बेहतर ढंग से, समझ गए। और ऐसा क्वेश्चन बना करके आता है जो कोई नहीं बना करके आता है। तो इसलिए लेक्चर को ध्यान से सुनिए। और कॉमन सेंस नहीं है तो सुबह उठ करके, समझ गए, 10 से 15 मिनट योगा कीजिए, फिजिकल वर्क कीजिए, शरीर से पसीना बहाइए, समझ गए। और गायत्री मंत्र जपिए कम से कम 24 बार। अगर एकदम कॉमन सेंस नहीं है तो गायत्री मंत्र जपिए कम से कम 108 बार, समझ गए। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, हंस रहे हैं। गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है, आपको पता ही नहीं है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और इस पृथ्वी पर एकमात्र देवता है जो आपके सामने है, वो सूर्य देवता है, समझ गए। चलिए अब आगे आइएगा। तो यहीं पर थोड़ा सा सिक्का देख लेते हैं, क्योंकि सिक्का में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, 3-4 प्रकार का सिक्का है और वही बार बार पूछते रहता है। तो क्या है सिक्का, समझिएगा। यहां पर सिक्का देखिए, एक तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सिक्का होता था, सिक्का को फनम सिक्का को फनम भी कहा जाता था या फगम भी कहा जाता था। फगम या फनम भी कहा जाता था। सिक्का को फनम या फगम भी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, तांबा, कांसा का सिक्का जारी होता था। अब देखिएगा, सबसे पहली बात आप याद करें, भारत में इस्लामी सत्ता स्थापित किसने किया है? तो भारत में इस्लामी सत्ता स्थापित किया है मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी का क्या उद्देश्य था? तो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था दिल्ली पर कब्जा करना। किस पर कब्जा करना? दिल्ली पर। तो 2 से दिल्ली, 2 से दिल्ली,
दो से दिल्ली, दो से दिल्ली, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। तो जो आपको मोहम्मद गौरी है, इन्होंने दिल्ली दिहाली दिहाली, मोहम्मद गौरी का उद्देश्य दिल्ली पर कब्जा करना, और दिल्ली पर कब्जा करके उन्होंने सिक्का जारी किया, दिल्ली कहलाया। क्या कहलाया? और दिल्ली नामक जो सिक्का है उस पर एक तरफ लक्ष्मी, लक्ष्मी मां लक्ष्मी, जिसकी आज पूजा है। आज क्या है? आज दिवाली है। दिवाली लोग पता है, वास्तविक होगा दीपावली। क्या? दीपावली, दीपावली है। तो जो भी करना आपने कहिए। तो आपको लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का जो मोहम्मद गौरी ने जारी किया था, जिसके एक तरफ लक्ष्मी की आकृति है, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का नाम मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था, उसी सिक्का को दिल्ली सिक्का कहा गया। फिर आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शुद्ध अरबी सिक्का, चांदी का टंका, तांबा का जीतल, चांदी का टंका, तांबा का जीतल, आपको इल्तुतमिश ने जारी किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। तो जो इल्तुतमिश था, इन्होंने चांदी का टंका और तांबा का जीतल, तांबा का जीतल, तांबा का जीतल नामक टंका जारी किया। फिर आपको आप याद कीजिए, टोकन मनी कुछ याद है? सोना और चांदी की कमी के कारण, उसकी कमी को दूर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबा और कांसा का सिक्का जारी किया। तांबा और कांसा का सिक्का जारी किया, टोकन मनी कहा गया। उस टोकन मनी को ही अदली कहा जाता है। अदली, अदली, अदली कहा जाता है। जैसे कभी गांव घर में अगर आप रहे होंगे, अदला बदला कर लो ना, अदला बदला कर लो ना। मतलब अगर मान लिया जाए कि हाँ पुराना नोट नया नोट, पुराना नोट, हाँ स्टेशन पर जाइएगा फटे पुराने नोट, और गांव घर में देखिएगा कि जमीन सब अदला बदली लोग करता है। देखता है कि ये जो है यहाँ पे तुम्हारा ज्यादा जमीन है तो तुम मेरा ले लो, वहां पे मेरा ज्यादा जमीन है तो तुम अपना दे दो। ठीक है, अदला बदली करना मतलब एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करना, फटे पुराने नोट बदलना स्टेशन पर जाकर के। कुछ पैसा भी नहीं लेता है, पैसा भी लेता है। अच्छा जो भी ले, हम तो कभी बदले नहीं है। 10 का 10 पे 4 रुपया, आई थोड़ी है, ये तो डकैती है। चलिए सुनिए 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 सुनिए। तो एक्सचेंज नोट, अदली बदली, तो टोकन मनी कहिए या अदली सिक्का कहिए। देखिए यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोकन मनी का प्रचलन किसने किया है, तो आप एकदम मोहम्मद बिन तुगलक कह दीजिएगा। लेकिन अगर अदली नोट किसने चलाया तो कहिएगा ये कहां से आ गया, समझिएगा। लेकिन कॉमन सेंस लगाइएगा, टोकन मनी है, अदली बदली है। ठीक है, तो ऐसे करके कॉमन सेंस आपको लगाना होता है जीवन में। कंपटीशन है ये, दाल भात चोखा नहीं है, ये कुकर में चढ़ाए निपटा लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा टोकन मनी या अदली सिक्का, अदली सिक्का। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के समय भी सोना चांदी की कमी थी, तो इन्होंने सोना चांदी तांबा कांसा सबको मिला करके, अब जिसमें जो मिक्स होता है, ठीक है, सोना में क्या मिक्स हो सकता है? तांबा। चांदी में क्या मिक्स? कांसा। तो जिसमें जो मिक्स हो सकता है, मिश्रण करके फिरोज शाह तुगलक ने सिक्का चलाया, जिसे अधा एवं विख कहा गया, अधा एवं विख कहा गया। तो जो फिरोज शाह तुगलक है, इनके द्वारा अधा एवं विखा या विख, विखा या विख नामक सिक्का चलाया गया, नामक सिक्का चलाया गया। यह सल्तनत कालीन जो है आपको सिक्का के विषय में हुआ। इसी सब चीज को उलट पलट के जो है पूछते रहता है। कभी पूछेगा लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का, कभी टोकन मनी, कभी तांबा का सॉरी चांदी का टंका, तांबा का जीतल, कभी अधाविक। और बहलोल सिक्का भी याद रखिएगा, बहलोल सिक्का, बहलोल सिक्का बहलोल लोदी ने चांदी का सिक्का था जारी किया था, इसको भी याद रखिएगा आप। तो ये तमाम बात जो है सिक्का के संदर्भ में आप याद रखेंगे। सिक्का के बाद जो है अब आपको एकता देख लिए हैं, सैन्य देख लिए हैं, अर्थव्यवस्था को देखते हैं। किसको देखते हैं? अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था फिर कर प्रणाली, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन भी है। तो अर्थव्यवस्था और कर प्रणाली को एक साथ हम लोग देखते हैं, ठीक है। और फिर स्थापत्य कला और संगीत साहित्य को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए तो सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था, सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था देखिए, जैसे आज तो बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारे प्रकार के रोजगार हैं। पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, चाय बनाना भी रोजगार है। चाय से ज्यादा फायदा कोनो व्यापार में होता है? हम तो एक टाइम में सोचते थे कि पटना में चाय का दुकान खोलेंगे, सही में हम सोचते थे, समझे। एक चाय का दुकान रुकिए मुसल्लपुर हाट में कहीं खुलवाते हैं, चाय वाला बड़ी लूटता है, ठीक है। अपना विद्यार्थी को 50% डिस्काउंट। पटना में चाय का व्यापार मुसल्लपुर हाट में बड़ी तागड़ा है। चाय के व्यापार से हम 2-3 चाय वाला को जानते हैं, पटना में जमीन खरीद करके 5 मंजिला ठोक दिया। एगो हम लोग बैठते थे जिस चाय की दुकान पर, हम लोग बिट्टू सर अपने स्टूडेंट लाइफ में, नहर पे है, समझे, क्या नाम है उसका, रामजी शंकर, हाँ रामजी दिनेश, रामजी और दिनेश, आप लोग नहीं जानते होंगे। हाँ वो चाय दुकान आज भी है, जानते हैं, हाँ रामजी नहर के उस पार है और दिनेश नहर के इस पार, हाँ अड्डा हुआ करता था हम लोगों का। चलिए तो अर्थव्यवस्था, आज के डेट में तो बहुत सारे प्रकार के व्यापार है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उद्योग हैं। तो सरकार के कर के स्रोत आज के डेट में तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस समय ना उद्योग था, ना बहुत प्रकार का व्यापार था, ना बहुत ज्यादा रोजगार था, कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं था। उस समय सुल्तान को जो कर की प्राप्ति होती थी वो किसानों के द्वारा जो भूमि के ऊपर फसलों का उत्पादन किया जाता था उस फसल पर ही कर लिया जाता था, उस फसल के उत्पादन पर ही कर लिया जाता था, उस फसल के उत्पादन पर ही कर लिया जाता था।
तो फसल के उत्पादन पर जो कर लिया जाता था उसको भू राजस्व कहा जाता था। भू राजस्व कहा जाता था। भू राजस्व कहा जाता था। सामान्य तौर पर जो भू राजस्व की दर थी वह उत्पादन का 1/5, 1/3 ना, उत्पादन का 1/5 यानी 20%। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भू राजस्व की जो दर थी वह उत्पादन का 1/5 भाग था। उत्पादन का 1/5 भाग था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी 1/5 भाग से बढ़ाकर 1/2 भाग, 1/5 बढ़ा या 1/2? 1/2, हाँ 1/2 बढ़ा। इन्हें कहिएगा 1/5 बढ़ा है, इतना है ना कॉमन सेंस जी। हाँ चलिए, तो भू राजस्व की दर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मूलतः 1/5 भाग हुआ करता था, लेकिन इसको बढ़ा करके अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 भाग तक कर दिया पूरे अपने सल्तनत में। और एवं मोहम्मद बिन तुगलक था, दोआब क्षेत्र में 1/2 भाग तक कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक सिर्फ दोआब क्षेत्र में 1/2 भाग तक कर दिया था। अगर दोआब क्षेत्र के संदर्भ में पूछेगा कि दोआब क्षेत्र में भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 50% तक या 1/2 भाग तक किसने कर दिया, तो उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन। अगर दोआब क्षेत्र की बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन। अगर ओवरऑल साम्राज्य की बात करेगा अलाउद्दीन खिलजी। और देखिए, जो कर लिया जाता था, कर नगद भी लिया जाता था, अनाज के तौर पर भी लिया जाता था। कर नगद भी लिया जाता था और अनाज के तौर पर भी लिया जाता था, दोनों रूप में लिया जाता था। इसके बाद जो कर का निर्धारण होता था 3 प्रकार से, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। जो कर का निर्धारण होता था वह 3 प्रकार से होता था। एक था खेत बटाई, दूसरा था, नोट में दिया हुआ है, एकदम चिंता मत कीजिए, सब चीज दिया हुआ है नोट में। खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई अंतिम में दिया हुआ है नोट में। अब कहिएगा इसको सिलसिलेवार ढंग से कहा नहीं। हाँ, तो अब अर्थव्यवस्था बता रहे हैं यहां। खेत बटाई में क्या होता था सुनिएगा। खेत में फसल लगा हुआ है, खेत में जब फसल लगा हुआ होता है, जब फसल लहलहाता है तो उससे लगता है कि उत्पादन बढ़िया होने वाला है या खराब होने वाला है। खेत में खड़े फसल को देखते हुए जो कर का निर्धारण कर दिया जाता था उसी को खेत बटाई कहा गया। यानी खेत में फसल लगा हुआ है और उसको देखते हुए जो कर का निर्धारण कर दिया जाता था कि इतना कर लेंगे, उसको खेत बटाई कहा गया। क्या कहा गया? खेत। इसके बाद लंक बटाई। खेत में फसल है, फसल जो है पक गया है, फसल को काटा गया और फसल काटने के बाद क्या होता है, तो थ्रेशरिंग किया जाता है। यानी जो है आपको दाना निकाला जाता है। हाँ, उसको हम लोग के क्षेत्र में दौनी कहा जाता है। हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से पुकारा जाता होगा। हम लोग के क्षेत्र में दौनी कहा जाता है, दौनी। हाँ, छटैया कहिए, दौनी कहिए, थ्रेशरिंग कहिए, सब एक बात है। तो फसल काटने के बाद दाना निकालने से पहले जो कर का निर्धारण कर दिया जाता था उसको लंक बटाई कहा गया। क्या कहा गया? लंक। इसके बाद तीसरा रास बटाई। दाना निकालने के बाद कितना दाना मिला, कितना दाना है, उस दाना के आधार पर जो कर का निर्धारण किया जाता था उसको रास बटाई। मतलब खेत में फसल लगा हुआ है, उस आधार पर कर का निर्धारण खेत बटाई। दाना निकालने से पहले लंक बटाई और दाना निकालने के बाद कर का निर्धारण रास बटाई। क्या? रास। और इसके बाद लगान लागू करने की जो मिश्रित प्रणाली होती थी उसे मुक्ताई कहा गया। मुक्ताई प्रणाली, लगान निर्धारित करने की जो मिश्रित प्रणाली होती थी, मिश्रित प्रणाली, उसको मुक्ताई प्रणाली कहा गया। क्या कहा गया? मुक्ताई प्रणाली। एक तो यह कर निर्धारण की बात हो गई। अब देखिएगा यहां पर आपको सल्तनत काल में अलग अलग क्षेत्र अलग अलग वस्तु का उत्पादन करता था। मतलब जैसे कि आज का भारत है, बिहार उत्तर प्रदेश गेहूं चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, आपको महाराष्ट्र कपास गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप देखते होंगे कि आपके पास अगर भूमि होगा तो आप देखते होंगे कि आपके पिताजी किसी खेत में गेहूं लगाते हैं, किसी में धान है, किसी में मकई और किसी में जो है दलहन फसल, किसी में आलू, किसी में टमाटर, किसी में मूली। समझिए, तो आपके पिताजी खेती करते करते उनको अनुभव हो जाता है कि ई खेत में धान लगाएंगे ना तो ज्यादा देगा, फलना में लगाएंगे तो कम धान उगेगा। किसान को अनुभव हो जाता है इस बात का, यहां पे मकई लगाना चाहिए, यहां धान लगाना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता?
भारत की अगर हम बात करें तो सल्तनत कालीन भारत में अलग अलग क्षेत्र अलग अलग वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, अलग अलग क्षेत्र अलग अलग वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग चीज आयात किए जाते थे भारत में। जैसे कि भारत में घोड़ा अरब प्रायद्वीप से आयात किया जाता था, हाथी अफ्रीका, हाथी दांत अफ्रीका से लाया जाता था, दक्षिण अफ्रीका से हाथी दांत लाया जाता था। फिर जो है आपको घोड़ा अरब प्रायद्वीप से लाया जाता था, और उस समय जो व्यापार होता था जल मार्ग से होता था, जल मार्ग से व्यापार होता था, और जल मार्ग से जो व्यापार होता था उसमें बंदरगाह का काफी अहम रोल होता था। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे प्रमुख बंदरगाह देवल बंदरगाह हुआ करता था, पाकिस्तान के कराची में है, पाकिस्तान के कराची में देवल बंदरगाह है। उस समय देवल बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हुआ करता था, जो देवल बंदरगाह था वह आपको अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह हुआ करता था। अलग अलग क्षेत्र अलग अलग वस्तु को अलग अलग नाम से जाना जाता था, समझ गए? तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। इसके बाद अगर आप कर को देखेंगे, कर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है मूल तौर पर 4 प्रकार का कर हर सुल्तान के शासनकाल के दौरान विद्यमान रहा है। 4 प्रकार का कर हर सुल्तान के शासनकाल के दौरान विद्यमान रहा है। तो जो 4 प्रकार का कर हर सुल्तान के शासनकाल के दौरान विद्यमान रहा है, जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ये 4 कर जो है आपको पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लगभग में लागू रहा है। अब देखिएगा, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, धार्मिक कर था। गैर मुसलमान यानी जो मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमान यानी जो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, उससे उस पर इस्लाम धर्म ना थोपा जाए, इसको लेकर जो कर लिया जाता था उसी को जजिया कहा गया। मतलब कहा जाता था गैर मुसलमानों को, अगर आप चाहते हैं कि आप पर जबरदस्ती इस्लाम धर्म ना थोपे तो आपको कर देना होगा। अगर आप कर दीजिएगा तब हम आप पर इस्लाम धर्म नहीं थोपेंगे, और नहीं दीजिएगा तो जबरदस्ती इस्लाम धर्म थोपेंगे, कहेंगे मुसलमान बनिए आप। तो जो हिंदू चाहता था कि नहीं हम हिंदू बनकर के ही रहे, वो यह कर देता था। जिसको लगता था कि हम कर नहीं दे पाएंगे वह मुसलमान बन जाता था। मतलब इस कर के माध्यम से भी भारत का इस्लामीकरण किया गया, इस कर के माध्यम से भी भारत का इस्लामीकरण किया गया। बहुत सारे हिंदू कर के कारण मुसलमान बन गए ताकि उनको कर नहीं देना पड़े, टैक्स नहीं देना पड़े। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, जकात। आपको जकात की हम बात करें, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। और ध्यान दीजिएगा, जजिया का रेट हाई था और जकात का रेट बहुत लो था। खुम्स, देखिए होता था क्या, युद्ध होता था, युद्ध में एक सेना की जीत होती थी, एक की हार होती थी। जैसे कल भारत की जीत हुई, पाकिस्तान की हार हुई। तो जिसकी जीत होती थी वो हराए गए राज्य को लूटता था, जिसकी जीत होती थी वो हराए गए राज्य को क्या करता था, लूटता था। तो जो लूटता था उस लूट के दौरान जो धन की प्राप्ति होती थी, युद्ध में लूटे गए धन पर जो टैक्स लगाया जाता था उसी को खुम्स कहा जाता था। युद्ध में लूटे गए धन पर जो टैक्स लगाया जाता था उसी को खुम्स कहा जाता था। और लूटता कौन था, तो सैनिक, जिस वजह से खुम्स में 4/5 हिस्सा सैनिकों का, 1/5 हिस्सा सुल्तान का। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा 4/5 सुल्तान का, 1/5 सैनिक, 1/5 से। तो युद्ध के दौरान एक सेना की जीत एक की हार होती थी। जिसकी जीत होती थी वे पराजित राज्य को लूटता था, उससे जो धन की प्राप्ति होती थी उस धन पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको खुम्स कहा गया। और खुम्स की दर सैनिकों को, खुम्स में से सैनिकों को 4/5 भाग और सुल्तान को 1/5 भाग। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पलट दिया और एक सुल्तान हुए सिकंदर लोदी, उन्होंने खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया। फिर आपको खराज है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर या भू राजस्व, भूमि कर या भू राजस्व। यानी जो मुसलमान नहीं था, जो हिंदू था या अन्य संप्रदाय के थे, उनके द्वारा अपने खेत में जो अनाज का उत्पादन किया जाता था उस पर जो कर लिया जाता था उसको खराज। और एक उस्र नामक भी कर है, उस्र नामक भी कर है। अगर हम उस्र की बात करें, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। और एक हक सर्व था, यह एक प्रकार का सिंचाई कर था। एक हक सर्व था, हक सर्व सिंचाई कर था, सिंचाई कर था। कौन सा कर था, सिंचाई कर था। इसके बाद ये तो आपको हुई अर्थव्यवस्था और कर प्रणाली। फिर अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत
कई सारे मस्जिदों का, कई सारे बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया था, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की नींव रखी। ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने मकबरा देखिए, सुल्तान को जहां पर दफनाया जाता है उसी को मकबरा कहा जाता है। मकबरा का निर्माण करना प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया। भारत में मकबरा शैली के निर्माण का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश के बाद आपको बलबन हुए, बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया। इसके बाद आपको अलाउद्दीन खिलजी हुए, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, जमयत खाना मस्जिद, हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। फिर आपको गयासुद्दीन तुगलक हुए, तुगलकाबाद नामक शहर को बसाया। फिर आपको फिरोज शाह तुगलक हुए, कई सारे शहर को बसाए, फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। सिकंदर लोदी हुए, दिल्ली के भीतर मोट मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये जो मस्जिद और अलग अलग भवन का निर्माण हुआ है, यही स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा गया है, इसमें से बिहार दरोगा का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? सीरी का किला किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? अलाई दरवाजा। ये तीनों प्रश्न जो अभी हमने आपको बोला है, ये तीनों प्रश्न आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। स्थापत्य कला हुआ, तो स्थापत्य कला के अंतर्गत ये सारी बातें हुई। फिर संगीत और साहित्य। अगर हम संगीत की बात करें तो आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश के एक शासक थे केकुबाद। गुलाम वंश के एक शासक कौन थे? केकुबाद। बलबन का उत्तराधिकारी बना था केकुबाद, अगर आपको याद हो। केकुबाद विलासी प्रवृत्ति का था, संगीत प्रेमी था। और कहा जाता है, इतिहासकार बर्नी अपनी रचना में लिखते हैं कि केकुबाद के समय गलियां, सड़क, मोहल्ले गायकों से भरा पड़ा था। हर गली में गायक मिल जाता था आपको, हर सड़क पर गायक मिल जाता था आपको। जैसे बेंगलुरु के विषय में कहा जाता है, एक ऑटो पर अगर 5 लोग हैं तो उसमें 2 इंजीनियर रहता है और 3 गो का अन्य कोई पेशा होता है, 2 इंजीनियर रहता है। अगर 5 गो लोग एक ऑटो पे बेंगलुरु में आए, उसमें 2 इंजीनियर, समझे? तो वैसे ही मतलब इंजीनियरों का शहर बेंगलुरु। तो आपको हाजीपुर, बिहार में कुछ है? कुछ नहीं। बिहार में लालू है, नीतीश, और कुछ नहीं। हाँ सुनिए, केकुबाद संगीत प्रेमी था। केकुबाद के शासनकाल के विषय में इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि इनके शासनकाल में गलियां, सड़कें सभी संगीतज्ञ से भरा पड़ा था। बलबन का पुत्र के खुसरो खां का पुत्र बुगरा खां था। बुगरा खां ने संगीतज्ञ और नर्तकी, नाचने वाले के लिए भवनों का निर्माण करवाया। संगीतज्ञ और नाचने वालों के लिए भवनों का निर्माण जो है बुगरा खां ने करवाया। कालांतर में जाकर के गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। फिर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में संगीत होने लगे थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान जो है संगीत पर लिखे गए एक पुस्तक राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। संगीत पर लिखा गया पुस्तक राग दर्पण है। राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ। कालांतर में जाकर एक सिकंदर लोदी थे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत के ऊपर ही एक किताब की रचना हुई थी, लज्जत सिकंदर शाही या सिकंदरी, संगीत पर ही पुस्तक है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जौनपुर जो स्वतंत्र हुआ था, जिस जौनपुर में सरकी वंश के शासन की स्थापना हुई थी, उस सरकी वंश के एक शासक थे हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी अपने समय के बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। हुसैन शाह सरकी यह संगीत के विषय में हुआ। संगीत के विषय में बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। 3 पॉइंट निश्चित तौर पर याद रखिएगा। किस सुल्तान के समय गलियां और सड़कें गायकों से भरा पड़ा था? केकुबाद। 1 पॉइंट ये। दूसरा, संगीत पर पाबंदी किसने लगा दी? गयासुद्दीन तुगलक। तीसरा, लज्जत सिकंदरी किस पर आधारित ग्रंथ है और इसकी रचना किसके शासनकाल में हुई? ये 3 बात आप याद रखिएगा। इसके बाद साहित्य है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कई सारे साहित्यों की रचना हुई है। उन साहित्यों की अगर हम बात करें तो साहित्यों में आपको मिनहाज उस सिराज की रचना तबकात नासिरी से लेकर से लेकर तूतीनामा तक है। तबकात नासिरी के रचयिता मिनहाज उस सिराज है। तारीख फिरोज शाही के रचयिता जियाउद्दीन बर्नी है। फुतुहात फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की है। फुतुह उस सलातीन की रचना इसामी ने की है। फिर आपको तूतीनामा की रचना जिया नक्शबी ने की है। द्रव्य परीक्षा की रचना ठक्कर पेरू ने किया है। फिर आपको तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने किया है। नूह सिपर की रचना अमीर खुसरो ने किया है। तो ये तमाम साहित्य है जो हमें दिल्ली सल्तनत के विषय में बताता है। यहां पर तो थोड़ा बहुत साहित्य की चर्चा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जाकर के देखिए, वहां पर सल्तनत कालीन सभी साहित्यों की चर्चा है। और हम आपको यहां पर आगाह करवा दे, जैसे दिवस
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। जैसे दिवस महत्वपूर्ण है वैसे ही मुगल कालीन साहित्य और दिल्ली सल्तनत कालीन साहित्य दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है। साहित्य से क्वेश्चन आता ही आता है, आप लिख करके रख लीजिए, प्रीलिम्स में आएगा तो मेंस में नहीं, या मेंस में आएगा तो प्रीलिम्स में नहीं, आपके बिहार दरोगा परीक्षा में दोनों में से किसी एक में निश्चित तौर पर आएगा। अगर प्रीलिम्स में पहला सीटिंग में आ गया और आपका दूसरा सीटिंग में एग्जाम है, आप पता कर लीजिए दोस्त से साहित्य से क्वेश्चन आया है एकदम तुरंत देख के जाइए, समझ गए। और देखिए हर किसी का अपना एक तरीका होता है। हम तो अपने जीवन में जब भी परीक्षा दिए हैं अंतिम समय तक पढ़ते हुए दिए, ठीक है, एंट्री होने लगता है तब तक पढ़ते रहते हैं, समझ गए। लेकिन हम पे ये चीज सूट करता है, लेकिन ये चीज आप सभी के ऊपर लागू हो, ये गलत है। आप पर क्या सूट करता है। अब मान लिया जाए कि हमको चिकन नहीं पचता है, इसको चिकन पचता है तो ये अपना खाएगा, हमको नहीं पचता हम नहीं खाएंगे। तो आपको जो पचता है आप वो खाइए, आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, आपको जो नहीं पचता वो आप नहीं खाइए। अब किसी में होता है क्या, अंतिम समय तक देख करके जाएगा, उसका माथा अलबले ले रहता है, परीक्षा में सही क्वेश्चन को गलती करके आ जाता है। तो मेरा अपना तरीका है, आप आज तक जो आपने जीवन में परीक्षा दिया है आप देखिए कि आपने किस तरीका से परीक्षा में बेहतर किया है, आप उस तरीका को अपनाइए। ऐसा नहीं कि हम बोल दिया, हम पढ़ के अंतिम समय तक जाते हैं तो आपका कोई और स्ट्रेटजी है और आप करने लगे मेरा, तो ये सब भी गड़बड़ होता है, ठीक है। जिसका जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के ऊपर आप काम करिए। ये पूरा दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित बातें हुई। दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, अगला चैप्टर होगा विजयनगर बहमनी साम्राज्य। विजयनगर बहमनी साम्राज्य को आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या करना, याद करना। क्या करना है, याद करना है, ठीक है। चलिए आइए अब एक बार मेरे साथ याद कीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आइए जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत, आइए आइए, पीछे आगे मत मुड़िए। इक्ता कौन भाषा का शब्द, अरबी। इक्ता कौन भाषा का शब्द। भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की, मोहम्मद। भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की, मोहम्मद गौरी ने किया। चलिए ठीक है, आगे बताइए। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला इक्तेदार किसे बनाया, कुतुबुद्दीन। अब दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली इल्तुत, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली इल्तुत। इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया, अलाउद्दीन। इक्ता प्रणाली को समाप्त किसने किया, इक्ता प्रणाली को समाप्त किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसके बाद आगे बताइएगा, इक्ता प्रणाली को फिर से शुरू किसने किया, फिरोज शाह। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था किसके दशमलव प्रणाली पर आधारित, किसके, मंगोल। किसके, सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था किसके दशमलव प्रणाली पर, मंगोलों के सैन्य व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत में कितने प्रकार के सैनिक, कितने, अश्वारोही, गजारोही, पैदल सैनिक। अश्वारोही, गजारोही 10 अश्वारोही बराबर 10 सरेखेल बराबर 10 सिपा सलार बराबर 10 अमीर बराबर 10 मलिक बराबर। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैन्य व्यवस्था की नींव किसने रखी थी, इल्तुत। सैन्य व्यवस्था की नींव किसने रखी, दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किस, दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग बलबन ने ना। अस्थायी सेना की नींव किसने रखी, सैनिकों को नगद वेतन, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा। सैनिकों को फिर से भूमि देना प्रारंभ किसने किया, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह। सैनिकों के पद को वंशानुगत किसने किया, फिरोज शाह। सैनिकों के पद को वंशानुगत किसने किया, फिरोज शाह। बात क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो भूराजस्व की दर कितना, किसने भूराजस्व की दर को 1/5 से 1/2, द्वाब क्षेत्र में 1/2 भाग तक, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा कि अगर हम कर की बात करें तो कर मूल तौर पर कितने प्रकार का, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धन, मुसलमानों के ऊपर धन, युद्ध में लूटे हुए धन। कौन सुल्तान खुम्स में कोई हिस्सा नहीं लिया, सिकंदर। कौन सुल्तान खुम्स में कोई हिस्सा नहीं, खुम्स में किस सुल्तान ने 4/5 भाग लिया, अलाउद्दीन। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, हक सर्व कैसा कर, सिंचाई, हक सर्व कैसा कर। और कर का जो निर्धारण होता था, कर के निर्धारण के मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था, मुक्ताई। कर के निर्धारण के मिश्रित प्रणाली को, खेत में जो खराब फसल होता था उसको देख करके जो कर का निर्धारण कर दिया जाता, आपको दाना निकालने से पहले जो, दाना निकालने के बाद। चलिए आगे बताइएगा कि आप हमको कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके बाद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया, किसने। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुत। दिल्ली में लाल महल का निर्माण किसने करा, दिल्ली में लाल महल। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं,
अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा का निर्माण, सीरी का किला, जमियत खाना मस्जिद, हजार खंबा महल, अलाउद्दीन तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन 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 तुगलक। और इसके बाद फिरोज शाह कोटला दुर्ग, फिरोज शाह कोटला दुर्ग, दिल्ली में मोट का मस्जिद, सिकंदर लोदी का प्रधानमंत्री मियां भुआ, मियां भुआ, मियां भुआ, समझ गए। चलिए इसके बाद आगे दिल्ली नामक सिक्का कौन चला? या लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का, चांदी का टंका, तांबा का जीतल, टोकन मनी, अदली सिक्का, अधा एवं बीक, बहलौल सिक्का, बहलौल सिक्का। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा किसके समय सड़कें और गलियां गायकों से भर गया? किसके? केकू। संगीत के ऊपर पाबंदी किसने लगा दी? लज्जत ए सिकंदर शाही किसके शासनकाल में लिखी गई संगीत पर पुस्तक है? सिकंदर लोदी। तबकात ए नासिरी के रचयिता, तबकात ए नासिरी। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाह, फुतुह उस सलातीन इसामी, फुतुह उस सलातीन, फुतुह उस सलातीन, फुतुह उस सलातीन। द्रव्य परीक्षा ठक्कर पेरू, द्रव्य परीक्षा, द्रव्य परीक्षा, द्रव्य परीक्षा, तूतीनामा जिया नक्सल, तूतीनामा, तूतीनामा, तुगलकनामा अमीर खुसरो, तुगलकनामा, नूह सिपहर अमीर खुसरो, नूह सिपहर। बात के लिए दिल्ली सल्तनत खत्म ना। क्वेश्चन बना लेना है, आंसर तो दिया हुआ है, बना लेना है, देखिएगा कितना बनता है, नहीं बनेगा याद कर लीजिएगा और अगले क्लास में पूछेंगे। चलिए तो फिलहाल इतना, इससे आगे 15 मिनट के बाद फिर से मिलते हैं, 20 मिनट के बाद, 20 मिनट दे देते हैं, 12:35 में हम फिर से मिलते हैं। 12:15 हुआ है और एक नए सेशन के साथ इंडियन पॉलिटी। हमको निकलने दीजिए तब निकल जाइएगा, थोड़ा देर के बाद।